हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन। और इसी तरीके से हम हर रोज आपके साथ जुड़ते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उन्हें हम आपके साथ कवर कर पाएँ, डिस्कस कर पाएँ। और आज हम मेनली यहाँ पर बात करेंगे 30 मार्च और 31 मार्च के अभी तक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप आने वाले टाइम में कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, चाहे मैं अगर बात करूँ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो बाकी के भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन वीडियोस को, इन करंट अफेयर्स के सेशन को जरूर देखा करें। अराउंड ये हमारा 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आराम से जो है 10 से 12 मिनट का टाइम डेली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप हमारे इस सिंपली इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, क्योंकि इसके अलावा भी आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी लगातार बेसिस पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको सारी वो वीडियोस मिल जाएंगी, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। सारे ही इसमें एग्जाम्स हम आपके कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये देखिए अभी रिसेंट ये न्यूज आई है कि वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट की है भारत की ग्रोथ रेट। ठीक है, वैसे क्या होता है वो हमेशा एक सिंगल फिगर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार कोविड क्योंकि को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इंडिया में एक बार फिर से आपको पता है कोविड के केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने इस बार एक रेंज प्रिडिक्ट करी है भारत की ग्रोथ रेट की, जो है वो 7.5% से लेके 12.5% के बीच में रहने की उम्मीद बताया है वर्ल्ड बैंक ने। जो अभी ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, देखिए अभी एक तो आज खत्म हो रहा है जो है 2020-21 का, तो आज 31 मार्च आपको पता है खत्म हो रहा है। अब जो 2021-22 का जो कल से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, उसका जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया वो 7.5% से लेकर 12.5% के बीच में रहने की उन्होंने उम्मीद जो है वो जताई है। ठीक है, सो इस पर बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज ऑप्टेड टू प्रोजेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2021-22 फिजिकल एज अ ब्रॉड रेंज फ्रॉम 7.5% टू 12.5%, जैसे मैंने आपको बताया। एंड नोट वन नंबर, जो अभी तक देखिए नॉर्मली ये एक कोई सिंगल फिगर ही प्रिडिक्ट करते थे सभी कंट्रीज की, लेकिन इस बार इन्होंने एक रेंज प्रिडिक्ट की है। ठीक है, और इसका रीजन वही मैंने आपको बताया, जो अनसर्टेनिटी है कोविड की वजह से, क्योंकि एक बार दोबारा से जो इसके केसेस भारत में बढ़ने स्टार्ट हो गए। इसके अलावा अगर साउथ ईस्ट एशिया रीजन की अगर बात करें, तो उसके लिए जो इनकी प्रिडिक्शन है वो ग्रोथ रहने वाली है 7.2% इन 2021, जो बात करें अगर कैलेंडर ईयर, और 2022 जो अगला फिजिकल होगा उसमें 4.4%। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, जिसमें आपको पता है सारे हमारे कंट्रीज आ जाती है, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज जो है, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 7.2% अब जो फिजिकल ईयर स्टार्ट होगा कल से। ठीक है ना, तो इसके अलावा अगर बात करें, अब जो देखिए पूरा जो जो फिजिकल ईयर अभी जो आज खत्म हो रहा है, यानी बात करें अगर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 आज तक, जो आज ये फिजिकल ईयर खत्म हो रहा है, इसमें अगर बात करें तो आपको पता है सभी कंट्रीज की ही ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट नेगेटिव है। भारत का तो बहुत ज्यादा आपको पता है नेगेटिव रहा है ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि अब जो अगला फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 का, उसमें भारत की ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, सभी की प्रिडिक्शन ज़्यादातर डबल डिजिट में ही रही है, लेकिन अब क्योंकि दोबारा से एक बार कोविड केसेस बढ़ने स्टार्ट है, और जैसे बहुत जगह पे नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, और महाराष्ट्र में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, तो इस वजह से जो है हो सकता है कि भारत, जो अभी तक सभी ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत की ग्रोथ रेट इस फाइनेंशियल ईयर में जो आ रहा है उसमें डबल डिजिट में प्रिडिक्ट किया, वो हो सकता है कि सिंगल डिजिट में भी रह सकती है। ठीक है ना, इसके अलावा आईएमएफ की जो प्रिडिक्शन है वो भी आप देख सकते हैं, 2021 के लिए वो 11.5% है, अगेन डबल डिजिट, और 2022 के लिए 6.8%। ठीक है, तो कहते देखना होगा, देखिए आने वाले टाइम में किस तरीके से ये रहता है पेंडेमिक का। इसके अलावा वैक्सीनेशन का प्रोसेस भारत कितनी जल्दी से एक्सपीडिट करता है, क्योंकि कल से ही 1 अप्रैल से आपको पता है अभी तक क्या था कि 60 ईयर्स के ऊपर एज के तो सभी जो पर्सन थे वो एलिजिबल थे वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन 45 टू जो 59 का ब्रैकेट था वो उन लोगों के लिए रिजर्व था जो सिर्फ जिन्हें कोई और भी अगर डिसीज है, कोमोर्बिडिटी अगर है, जैसे डायबिटीज होगी, हार्ट से डिसीज से रिलेटेड कोई डिसीज होगी, लंग से रिलेटेड कोई डिसीज होगी, तो वो एलिजिबल थे। लेकिन अब सभी को ही देखिए इसके लिए एलिजिबल कर दिया गया। अगर आपकी एज 45 ईयर से उससे ज्यादा है तो आप भी कल से अपने आप को रजिस्टर करा के वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन पर भी बहुत डिपेंड करेगा भारत की ग्रोथ रेट। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 6th एनुअल मीटिंग जो हो रही थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, एनडीबी के, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने डीएफआई के बारे में वहां पे बताया कि भारत डीएफआई सेटअप करने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसे पार्लियामेंट से भी जो है अप्रूव कराया गया है। ठीक है, जिसमें इनिशियल पेड अप जो कैपिटल रहने वाली है वो कितनी रहेगी, $3 बिलियन की। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दी, दैट इंडिया इज गोइंग टू सेट अप अ न्यू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ अराउंड $3 बिलियन, और जो लैंडिंग टारगेट रहेगा इसका
ठीक है ना, वो कितना रहेगा, $69 बिलियन का अगले 3 सालों में। जैसे मैंने बताया 6th एनुअल मीटिंग के दौरान इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी जो एनडीबी की हो रही थी। एनडीबी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे ब्रिक्स जो कंट्रीज आपको पता है, ब्रिक्स में भारत भी है, इसमें जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो 2014 में इसे सेटअप किया गया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो जितने भी रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करना, यानी प्रॉपर तरीके से उनका यूटिलाइज हो, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। पर्टिकुलरली ब्रिक्स कंट्रीज के अलावा भी अगर कोई एमर्जिंग इकोनॉमीज है, कंट्रीज है, तो उनको भी इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी कल ही टॉक हुई है किस पर, डिसआर्मामेंट पर, नॉन प्रोलिफरेशन पर और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर। तो काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टॉक्स हुई हैं। और आपको पता है पिछले कुछ टाइम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के काफी अच्छे रिलेशंस हुए हैं अगर हम डिप्लोमेटिकली बात करें तो ये 6th एडिशन था इंडिया ऑस्ट्रेलिया डायलॉग का ऑन डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल, जो कि वर्चुअली 30 मार्च को ये जो है मीटिंग हुई। ठीक है, और इसमें दोनों ही नेशंस ने एक्सचेंज किए व्यूज ऑन द इश्यूज इन द एरियाज ऑफ केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल डिसआर्मामेंट, इसके अलावा नॉन प्रोलिफरेशन, आउटर स्पेस सिक्योरिटी, कन्वेंशनल वेपन्स एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल। ठीक है, एंड इट विल फर्दर हेल्प इन कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको बताया भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है उनको और फर्दर इंप्रूव करने के लिए इस तरीके की मीटिंग्स जो है पर्टिकुलरली सिक्योरिटी की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में जो है ये कल की गई थी कंडक्ट। और इसी तरीके से फरवरी मंथ में भारत और जापान के बीच में भी इसी जो है सेम जो है डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल से रिलेटेड डिस्कशन हुई थी। 9th राउंड हुआ था। ठीक है, इंडिया जापान के बीच में, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट था। एंड आगे अगर बात करें तो अभी तक ये इंफॉर्मेशन दी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कि अभी तक 22 रूट्स को इनॉग्रेट कर दिया गया है अंडर उड़ान स्कीम, जिसे कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है उड़ान की वो है उड़े देश का आम नागरिक। इसी के तहत अब तक 22 फ्लाइट्स जो है बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी को और एनहांस करने के लिए ये उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी। और अभी तक पिछले 3 दिनों में अगर बात करें तो 22 ऐसे नए फ्लाइट्स को जो है इनॉग्रेट किया गया है या ऑपरेट किया गया है। ये इंफॉर्मेशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दी। और अंडर द उड़ान स्कीम जैसे मैं आपको बता रहा था, फाइनेंशियल इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स या जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है वो इसमें प्रोवाइड करते हैं टू सिलेक्टेड एयरलाइंस टू एनकरेज ऑपरेशंस फ्रॉम अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स एंड कीप एयर फेयर्स अफोर्डेबल। ठीक है, होता क्या आपने देखिए बड़ी बड़ी सिटीज के बीच में तो आपको जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ठीक है ना, हैदराबाद के बीच में तो आपको इजीली फ्लाइट्स मिल जाती है। ठीक है ना, और उनकी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी भी होती है और उसके रेट्स इतने जो है महंगे नहीं होते। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स है जहाँ पे जो खासकर जो इंटरनेशनल नहीं है, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं मिलती। ठीक है, दिन में आपको हो सकता है एक ही फ्लाइट पहले मिलती थी या एक भी नहीं होती, तो उसके रेट अगर आप देखते थे तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो उनको प्रमोट करने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, ये जो खासकर ऐसे एयरपोर्ट्स है जहाँ से अभी तक इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं थी, जैसे आपने देखा होगा हर स्टेट के अंदर आपको ऐसे एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे जिसमें आपको कभी आपने फ्लाइट सुनी भी नहीं होगी, बहुत कम वहाँ पे से फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। ठीक है ना, तो उनको और एनहांस करने के लिए इन्हें जो स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है। और अभी जो अगर बात करें अभी तक 57 ऐसे अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड अगर हम बात करें, नहीं अंडरसर्व्ड सॉरी, ठीक है ना, अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें 5 हेलीपोर्ट्स है, 2 वाटर एरोड्रोम्स है, 347 रूट्स है जिन्हें ऑपरेशनल किया गया इस उड़ान स्कीम के तहत। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया अभी तक 57 अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड, जिन्हें मतलब अभी तक उस प्रॉपर जो उसकी कैपेसिटी है उस पर यूटिलाइज उन एयरपोर्ट्स को नहीं किया गया। ठीक है ना, तो अब तक ऐसे 57 अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड है जिन्हें अब तक अपने प्रॉपर यूटिलाइज उन एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी को नहीं किया, जिन्हें अब ऑपरेशनल किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये है। और आगे आखिरी आज का हमारा अपडेट है जो भी आईपीएल स्टार्ट देखिए आप सभी को पता है होने वाला है ये 9th ऑफ अप्रैल से। तो उसमें जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है उसके जो कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, वो आपको पता है अभी जो हाल ही में भारत और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज कंक्लूड हुई है उसमें उनका जो लेफ्ट शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया था, उसकी वजह से वो पूरे इस सीजन के लिए जो है अब वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसलिए अब ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया एज द दिल्ली कैपिटल्स कैप्टन फॉर दिस ईयर आईपीएल। ठीक है, और पता है श्रेयस अय्यर किस वजह से उन्हें रूल आउट किया गया है, और ये पहला कैप्टनसी का असाइनमेंट रहेगा पंत के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी भी एज अ कैप्टन आईपीएल कोई भी टीम को
जो है लीड नहीं किया, और इन्हें 2016 में पहली बार दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें लिया था अपनी टीम में, और उसके बाद और ये पहले प्लेयर थे जिन्हें 2018 में रिटेन भी किया गया था, ठीक है ना, ये जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें। और अगर बात करें तो 23 ईयर ओल्ड पंत विल बिकम द 5th यंगेस्ट कैप्टन इन द आईपीएल, और इससे पहले विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, सुरेश रैना और श्रेयस अय्यर ऐसे 4 प्लेयर्स रह गए जिन्होंने बहुत ही कम एज में जो है कैप्टनसी किसी आईपीएल टीम की संभाली हो। और ये आपको 23 ईयर ओल्ड है पंत, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें तो कोहली और स्मिथ जब 22 ईयर्स के थे, जबकि रायना और अय्यर जो थे 23 के थे, लेकिन पंत के कंपैरिजन में यंगर थे, ठीक है ना। तो ये 5th ऐसे कैप्टन या प्लेयर है जो कि आईपीएल में किसी टीम को लीड करेंगे एज अ कैप्टन, ठीक है ना, यंगेस्ट की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये भी एक अपडेट आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऋषभ पंत टू लीड दिल्ली कैपिटल्स इन आईपीएल 2020 में। इससे पहले बार फटाफट दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे हमने पहले करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। मैंने आपको बताया 22 नए रूट्स जिन पर उड़ान स्कीम के तहत पिछले 3 दिनों में फ्लाइट्स को रन किया गया है और रीजनल कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर जो टॉक्स हुई हैं उस पर मैंने आपको बात की, ठीक है। फिर डीएफआई जो है भारत सेटअप जो भी करेगा आने वाले टाइम में, उसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल कितनी रहने वाली है, $3 बिलियन, और जो उसका टारगेट है लैंडिंग का वो कितना है, $69 बिलियन आने वाले अगले 3 सालों में। फिर और आखिरी में हमने बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है वर्ल्ड बैंक की जो प्रोजेक्शन है भारत की ग्रोथ रेट को लेकर, जो अभी तक देखिए वैसे सिंगल फिगर ही प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन इस बार इतनी अनसर्टेनिटी है इसलिए इसे एक रेंज में उन्होंने प्रिडिक्ट किया 7.5% से लेकर 12.5%, ठीक है। तो अगर कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाता, अगर अभी जैसे अभी तक चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, अगर तो देखिए ये ग्रोथ रेट बिल्कुल डेफिनेटली अचीव हो सकती है। अदरवाइज अगर फिर से कुछ सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो ये ग्रोथ रेट कम हो सकती है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे अपडेट्स। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जो है takshiralearning.com, इस पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे से रिलेटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, हम सब इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप जरूर विजिट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स।